जापान की संसद में दूसरी राजधानी के लिए एक प्रस्ताव पारित हुआ है और वो भी वोटों के माध्यम से, यानी कि अब तय हो चुका है कि एक दूसरी राजधानी जापान में होगी। और इसी के साथ ही अब भारत में भी चर्चा जो लंबे समय से चल रही है कि क्या भारत में भी एक दूसरी राजधानी होनी चाहिए। स्पेशली दक्षिण राज्य के संदर्भ में लगातार ये मांग उठती है कि दक्षिण भारत में राजधानी होनी चाहिए या ऐसी जगहों पर जो बीच का स्थान हो वहां होनी चाहिए। तो सवाल यह है, क्या सच में भारत को राजधानी की जरूरत है? और दूसरी बात यह कि आखिर जापान क्यों कर रहा है ऐसा। चलिए दोनों बातों को समझते हैं एक एक करके। लेकिन सबसे पहले यह बात समझिए कि अभी की खबर क्या है। तो जापान के जो पीएम है सनाए ताकची, उन्होंने टोक्यो के लिए बैकअप राजधानी बनाने का एक कानूनी ढांचा तैयार किया और उस ढांचे को लेकर के आज से नहीं, यह प्रयास दरअसल 2010 से चल रहा था कि जो जापान की राजधानी टोक्यो है उसकी जगह पर एक बैकअप राजधानी हो, विकल्प के रूप में। अब देखिए, बैकअप के लिए जो राजधानी के ऑप्शन बहुत सारे आए, लेकिन जो अभी वोटिंग हुई है वो वोटिंग बहुत ही महीन अंतर के साथ तय हुई है। एक तरफ 123 वोट पड़े और एक तरफ 121 वोट पड़े, यानी कि सिर्फ 2 वोटों का अंतर है। और इसी के साथ ही तय हो गया कि अब उसकी एक बैकअप राजधानी होगी। तो ये कहां होगी, इसको लेकर के बात करने से पहले ये समझते हैं कि क्यों ये ऐसा सोचा जा रहा है। कि उसके पीछे की कारण यह है कि अगले 30 वर्षों में कहा जा रहा है कि जो टोक्यो है राजधानी है, वहां 7+ तीव्रता के भूकंप की 70% संभावना है। तो अगले 30 वर्षों में अगर 7+ तीव्रता का भूकंप, देखिए 7+ तीव्रता जो होती है उसको भीषण भूकंप कहा जाता है, यानी कि ऐसा भूकंप जो होता है वो जानलेवा होता है। और राजधानी में जहां पर कहा जा रहा है कि जो पूरे जापान की राजधानी है 30% आबादी तो उस राजधानी में ही केंद्रित है। तो ऐसे में इतना ज्यादा वहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी है, ऐसी संरचनाएं हैं, वहां पे खतरा ज्यादा सा समझ में आता है। तो भारत में भी अब दूसरी तरफ जो अभी चल रही है कि समानांतर सरकार की बहस, हम समानांतर राजधानी की बहस वो भी देखेंगे। और जापान में जो विवाद है उसमें एक विपक्ष आरोप लगा रहा है कि दरअसल योजना सिर्फ ओसाका को फायदा पहुंचाने की है। ओसाका वो जगह है जिसको दूसरी राजधानी बनाने की बात चल रही है। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है ये भी समझते हैं। दरअसल अभी जापान में जो सरकार है उस सरकार को समर्थन दे रही एक और पार्टी जिसका नाम है जापान इनोवेशन पार्टी। जापान इनोवेशन पार्टी जो समर्थन दे रही है उसकी हम कहें सबसे महत्वपूर्ण जो राजनीतिक शक्ति है वो इस ओसाका क्षेत्र में, यानी कि जापान इनोवेशन पार्टी जो तैयार हुई, जो बनी, जो थोड़ी बहुत बढ़ी और आज समर्थन दे रही सरकार को, उसमें इस ओसाका क्षेत्र का बहुत बड़ा हाथ है। यानी कि यहां के वोटर उसके एक तरह से हम देखते हैं कि माने जाते हैं। तो विपक्ष ने यह आरोप कहा कि दरअसल आप अपनी उस राजनीतिक पार्टी को सहयोग दे रहे हैं जिसने आपको सहयोग दिया है और उसके लिए आप उसके फेवर में काम कर रहे हैं, ना कि देश के फेवर में काम कर रहे हैं। लेकिन अब देखिए, टोक्यो को लेकर के जो मैंने कहा कि समस्याएं हैं। टोक्यो ऐसा नहीं कि हमेशा से राजधानी था, टोक्यो हमेशा से राजधानी नहीं था। 1968 के पहले जापान की राजधानी क्योटो थी। ये नाम आपने कभी सुना है? क्योटो, क्योटो राजधानी थी। लेकिन 1968 से फिर राजधानी की मेजी पुनर्स्थापना हुई। यानी मेजी पुनर्स्थापना का मतलब है कि वहां पे एक क्रांति हुई एक किस्म की, और उसके बाद राजधानी जो थी वो बन गई आज की टोक्यो। तो टोक्यो का नाम भी ईडो था उस टाइम पे, 1968 के टाइम पे। उस टाइम पे इसका नाम था ईडीओ, ईडो, और बाद में उसका नाम टोक्यो हो गया। और जापान के कुल आर्थिक उत्पादन का 20% और जीडीपी का और जनसंख्या का मैंने आपको बताया 30%। लेकिन दिक्कत क्या है कि रिंग ऑफ फायर पर स्थित है। हर साल इस क्षेत्र के आसपास हजारों भूकंप आते हैं। अब ये रिंग ऑफ फायर के, दरअसल पूरा जापान ही रिंग ऑफ फायर के पास में है। और रिंग ऑफ फायर का मतलब ये है कि जो प्रशांत महासागर है वहां पे आप देखें तो दक्षिण अमेरिका से उत्तर अमेरिका होते हुए फिर एशिया की तरफ हम बढ़ेंगे, फिर इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के थोड़ा सा उत्तर और पूर्व की तरफ में। तो ये जो एक संरचना दिखती है रेड कलर से, आप देख रहे हैं एक पट्टी, ऐसी कोई पट्टी नहीं है, लेकिन वो क्षेत्र है जिसे रिंग ऑफ फायर, जिसकी वजह से कहा जाता है कि एक प्रकार की रिंग है। और रिंग ऑफ फायर का मतलब ये हुआ कि दुनिया के 90% जो भूकंप हैं इन्हीं क्षेत्रों में आते हैं। 75% जो ज्वालामुखी घटनाएं हैं इन्हीं क्षेत्रों में आती हैं। तो हम देखें तो दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका, फिर उसके बाद एशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, जापान, ये देखिए ये जो जापान वाला एरिया है वो भी इसी में आता है। तो इस क्षेत्र में क्यों इतने भूकंप और ज्वालामुखी आते हैं? क्योंकि यहां पे बहुत सारी टेक्टोनिक प्लेटें आपस में टकराती रहती हैं। और हमने पढ़ा है भूगोल में, जब टेक्टोनिक प्लेटें टकराएंगी तो भूकंप ज्वालामुखी आएगा। और बहुत ज्यादा मात्रा में आता है, जापान में भी बहुत सारे आते हैं, हर साल खबरों में आता है। तो अब उसी में क्या है कि राजधानी को सुरक्षित रखने का एक प्रयास है। तो बैकअप राजधानी के लिए तो बहुत सारे शहर अभी लाइन में है, लेकिन जिसका नाम सबसे आगे है ओसाका। वैसे फुकुओका, होक्काइडो, मियागी ये दावेदार हैं
लेकिन संभावना ओसाका की है। लेकिन वैज्ञानिक इसको लेकर भी चेतावनी दे रहे हैं कि आप जिसको बैकअप राजधानी बनाना चाहते हैं, दरअसल वो खुद ही खतरे में है। अब ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो नानकाई गर्त है, अब ये नानकाई गर्त क्या है, ये इसको इस तरह से समझिए कि नानकाई गर्त यहां पे है। ये कैसे बना है? यहां पे इस तरह से है कि एक तरफ फिलीपींस प्लेट है, मैंने कहा टेक्टोनिक प्लेटें यहां पे आपस में टकराती हैं, तो इस जापान के दक्षिण एरिया में, इस दक्षिण क्षेत्र में जो फिलीपींस की प्लेट है, और फिलीपींस की प्लेट के अलावा एक तरफ यूरेशिया की प्लेट है, तो यूरेशिया प्लेट, फिलीपींस प्लेट इस क्षेत्र में यहां पे टकराती हैं। यहां पे जहां पे टकरा रही है वहां पे गर्त है, एक प्रकार की पानी के अंदर हम कह सकते हैं खाई है, जिसको नानकाई गर्त कहा जाता है। वहां पे एक बड़ा भूकंप अगर आता है, ऐसे संभावना है, तो ओसाका का 1/3 हिस्सा जलमग्न हो सकता है भविष्य में। यानी कि जिसको हम बैकअप राजधानी बना रहे हैं वो खुद ही संकट में है। तो ओसाका में 44 सालों से लगातार कंपनियां बाहर जा रही हैं, वहां की स्थिति मतलब बहुत प्रशासनिक व्यवस्थाओं को लेकर के बड़ी चिंताएं हैं, तो वो सब चिंता भी है। तो भविष्य में उसको लेकर के बहुत खर्च होगा, बहुत चिंताएं हैं, प्लस ये प्राकृतिक आपदा अगर आ गई तो फिर चिंता जो है वो यथार्थ में आ जाएगी। तो पूरी राजधानी का स्थानांतरण नहीं किया जाएगा, ये भी कहा जा रहा है। सारी बातों को लेकर जब ये सवाल उठता है कि अच्छा दूसरी राजधानी बना रहे हैं, तो जापान ने ये कहा कि हम दूसरी राजधानी नहीं बना रहे, हम स्थानांतरण नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम एक आपातकालीन फंक्शनल बैकअप व्यवस्था बना रहे हैं। यानी कि सारे मंत्रालय वहीं रहेंगे टोक्यो में, कैबिनेट वहीं रहेगी, संसद वहीं रहेगी, लेकिन बैकअप के लिए कि कभी हमारा काम वहां टोक्यो में नहीं हो पाता है, प्रभावित होता है, तो हम राजधानी का संचालन यहां ओसाका या जहां भी जो हम नई राजधानी बनाएंगे वहां से करने लगे। यानी कि परमानेंट राजधानी बदल नहीं जाएगी। अब इसको थोड़ा सा और आगे समझे तो यहां पे भारत को लेकर के अब इसको देखते हैं। भारत में भी हम कई महीनों से, सालों से, कई समय से सुन रहे हैं कि भारत में राजधानी की मांग होती है कि दिल्ली जी की जगह कोई बीच में ऐसा स्थान हो जहां से ज्यादा बेहतर प्रशासन हो सके, क्योंकि भारत उत्तर से दक्षिण तक बहुत बड़ा है और जो मौसम बदलता रहता है, जैसे शीतकालीन सत्र संसद का लगता है, तो उस टाइम पे भी ये बातें कही जाती हैं कि जो भारत के दक्षिण भारतीय जो एमपीज हैं वो जब आते हैं शीतकालीन सत्र में, स्वास्थ्य को लेकर समस्याएं वो बताते हैं कि ये तरीका सही नहीं है, हमें एक ऐसा जलवायु ऐसे क्षेत्र में आना चाहिए जो दोनों के लिए बेहतर हो। दूसरी तरफ और भी कुछ मांगे हैं, वो भी बताता हूं। तो अंबेडकर का हैदराबाद प्रस्ताव देखना होगा, 1955 की उनकी किताब है, जिसमें दक्षिण भारत से दूरी और दिल्ली की कठोर जलवायु और सीमा निकटता के आधार पर उन्होंने खुद कहा था कि हैदराबाद को दूसरी राजधानी बनाने की वकालत कर रहे थे। तो हैदराबाद मतलब देश में दो राजधानी की बात हो गई कि दो राजधानी हो। दूसरी तरफ राजनीतिक रूप से देखें तो कर्नाटक के द्वारा मांग की गई कि बेंगलुरु को लेकर के कहा जाता है कि उसकी एक टेक हब के रूप में आज जो पहचान है उसको साथ जोड़ते हुए उन्होंने कहा कि आज बेंगलुरु को भी दुनिया में उसकी एक छवि है, पहचान है, उसको दूसरी राजधानी बना दिया जाए। अब दूसरी राजधानी की मांग देखिए 50-60 के दशक में भी हो रही है, अम्बेडकर भी कह रहे हैं। अभी भी कई बहसें हैं, जैसे भौगोलिक सुरक्षा की बात हमने कहा, तो यहाँ पे दिल्ली की सीमा से नजदीक पाकिस्तान चीन दोनों कहा जाता है। अगर हम दक्षिण से देखें तो उनकी दूरी तो पाकिस्तान और चीन से ज्यादा है, लेकिन खतरे में भारत की राजधानी एक तरह से देखें तो चूंकि ज्यादा पास है तो तुलनात्मक रूप से ज्यादा है। और ये बात पहले भी कही जा सकी है कि सीमा निकटता के खतरे, ऐसा अंबेडकर ने अपनी किताब में खुद कहा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। अब अगली बात ये आती है कि आर्थिक क्षेत्रीय संतुलन, उत्तर भारत में सत्ता संसाधन संकेंद्रण की भावना, प्रशासनिक ध्यान असमान रूप से बटा है। मतलब ये भी आरोप लगाए जाते हैं कि चाहे एक राजनीतिक संतुलन हो, वो उत्तर की तरफ ज्यादा दिखता है, दक्षिण की तरफ कम दिखता है। और एक ये भी है कि इच्छा है कि जो ध्यान है दक्षिण भारत की तरफ, ऐसा कहा जाता है कि वो कम रहता है, क्योंकि देखा जाए तो लोकसभा सीटें जैसे कि 80 सीटें तो उत्तर प्रदेश की, तो कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में जिसकी पकड़ ज्यादा होगी वो सरकार बनाएगा। तो ऐसे में कोई ऐसी पार्टी ही सरकार बनाएगी जो जिसका उत्तर भारत में ज्यादा प्रभुत्व होगा। तो उसको लेकर के कहा जाता है जब आप उस तरह से राजनीतिक पूरी उत्तर भारत में ज्यादा प्रबल है राष्ट्रीय स्तर की, तो दक्षिण में थोड़ा सा लेके आइए, थोड़ी हमें भी एक वाली भावना है। ऐसी मांगे भी बीच बीच में उठती रहती हैं, प्रशासनिक संतुलन को लेकर, राजनीतिक संतुलन को लेकर, अलग अलग कारणों से। हम दुनिया के उदाहरण देखें तो कई ऐसे देश हैं जहां पे राजधानी बदली है। कजाकिस्तान ने अलमाटी से अस्ताना किया। अलमाटी भूकंप प्रवण क्षेत्र था और रूस की सीमा से नजदीक की वजह से सुरक्षा की चिंता थी। जैसे हम कह रहे हैं सुरक्षा की एक चिंता दिल्ली को लेकर है, लेकिन इतना आसान थोड़ी ना है। आप खुद सोचिए, अभी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट दिल्ली के इंफ्रा में एक बहुत बड़े बदलाव को लेकर के, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो सालों से चल रहा था अभी आया है। कैसे कर देंगे उसको परिवर्तन? प्लस कुछ और कारण भी है। इंडोनेशिया जकार्ता से लेके नुसंतारा में लेके जा रहा है, इसमें राजधानी नुसंतारा जो है निर्माणाधीन है।
तो जकार्ता क्यों हर साल दरअसल डूबा जा रहा है और उसके साथ ही वहां पे जनसंख्या दबाव बहुत ज्यादा आ गया है, तो एक ऐसा शहर नुसंतारा है जिसको बेटर राजधानी के रूप में बनाया जा रहा है। हालांकि इसको लेकर की भी आवाज उठती है कि आप जंगल काट रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं, प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो वो एक तरफ सवाल हमेशा रहते ही है ना कि विकास बनाम पर्यावरण, वो चिंता। और दूसरी तरफ नाइजीरिया ने लागोस से अबूजा बनाया था 1991 में, वहां पे भी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी, जनजाति समूह का दबदबा एक खास किस्म का था। फिर म्यांमार ने यांगून से नेपिडा कर दिया सैन्य सुरक्षा को लेकर के। और भी कई देश हैं, ब्राजील ने रियो से ब्राजीलिया कर दिया, तंजानिया ने दर ए सलाम से डोडोमा कर दिया। अब उसके अलावा अमेरिका ने वॉशिंगटन डीसी किया उत्तर दक्षिण राज्यों के बीच तटस्थ समझौता बनाने के लिए। ऑस्ट्रेलिया ने कैनबरा का निर्माण किया। जर्मनी ने बॉन से राजधानी बना दी बर्लिन। क्योंकि बर्लिन जर्मनी का एकीकरण जब हुआ 90 में, तो पूर्वी और पश्चिम बर्लिन को जब मिला दिया गया तो जो बर्लिन था, बर्लिन एकदम सेंटर में था। तो ऐतिहासिक जो संदर्भ है उसको ध्यान में रखते हुए उसकी पूरी जर्मनी की ऐतिहासिकता को मजबूत करने के लिए और दोनों पूर्वी और पश्चिम को मजबूती प्रदान करने के लिए, दुनिया के सामने वो पेश करने के लिए छवि, बर्लिन को राजधानी बना दिया गया बॉन की जगह। तो पश्चिम जो जर्मनी थी उसकी राजधानी तो नहीं, पूर्वी जर्मनी की राजधानी पूर्वी बर्लिन थी। अब आगे देखें तो 3 राजधानी मॉडल भी कई हम देशों में देखते हैं। जैसे कि भारत को लेकर भी ये कहा जाता है कि ऐसा हो सकता है कि जैसे कि एक कोई सत्र ऐसा हो जाए कि इधर दक्षिण भारत में, जैसे कि हैदराबाद या किसी और जगह पे, कहीं कहीं पे तो नाम आता है मध्य में होना चाहिए, जैसे मतलब भोपाल में या इंदौर में, ऐसे भी नाम सुनने को मिलते हैं। लेकिन मोटी मांग ये होती है कि संसद के 3 सत्र होते हैं, एक सत्र तो इधर भी आ जाए, कुछ इस प्रकार से। दूसरा ये है कि जैसे कि हम दुनिया के देशों में देखें तो एक कार्यकारी, विधायी और न्यायिक 3 प्रकार की राजधानियां देखने को मिलती हैं कुछ देशों में। तो दक्षिण अफ्रीका में प्रेटोरिया कार्यकारी है और केप टाउन विधायी है और न्यायिक है ब्लूमफोंटेन। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, विधायी का मतलब क्या है राजधानी, यानी कि जहां पे विधायिका है, जहां पे संसद है, यानी कि जहां कानून बन रहा है। कार्यकारी राजधानी मतलब क्या है? जहां से कानूनों को लागू करवाया जाएगा। कार्यकारी का मतलब कानूनों को लागू कराना। और न्यायिक राजधानी मतलब न्यायपालिका से है, तो न्यायिक राजधानी में क्या होगा? जो कानून है उस कानून की व्याख्या होगी और कानून की व्याख्या के साथ जो न्यायिक मसले हैं, मामले हैं, उनका हल निकाला जाएगा, यानी कि फैसले सुनाए जाएंगे। तो 3 हिस्सों में जो सत्ता के 3 क्षेत्र हैं बड़े, उनको डिवाइड करके 3 राजधानी बना दिया। तो उदाहरण मलेशिया भी है, श्रीलंका भारत का जो पड़ोसी है, कोलंबो में कार्यकारी है, श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे में विधायी है, न्यायिक कोलंबो में है, बोलीविया में लापाज और सुक्रे। तो ऐसे उदाहरण दुनिया में हैं। लेकिन भारत और जापान को लेके देखिए एक अंतर है। जब जापान में बोला जा रहा है कि दूसरी राजधानी की बात चल रही है, तो भारत को उस तरह से नहीं देखा जा सकता। जो संकट जापान में है वहां की राजधानी को लेकर, वो भारत की राजधानी दिल्ली को लेकर नहीं है। तो पूर्ण स्थानांतरण जो भारत के संदर्भ में एक तो अव्यवहारिक लगता है। दक्षिण में संसद सत्र की जो बात होती है वो एक विकल्प के रूप में कई लोग देखते हैं। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट की जो क्षेत्रीय बेंच को लेकर के भी ऐसा कहा जाता है कि जो सुप्रीम कोर्ट की स्थायी बेंच अलग अलग जगहों में क्षेत्रीय बेंच बन जाएं तो और अच्छा रहेगा, जैसे कि चेन्नई, मुंबई, कोलकाता या दक्षिण के कुछ राज्यों में, जिससे कि दक्षिण भारत के केरल के एक व्यक्ति को दिल्ली सुप्रीम कोर्ट नहीं आना पड़ेगा। तो स्थायी बेंचें वहां पे आसपास के कई राज्यों में, दक्षिण में, पूरब में, उत्तर में ऐसी बननी चाहिए, तो उसका फायदा मिलेगा। तो इन सारी बातों को लेकर देखें तो विकल्प है, राजधानी बनाए बिना भी कुछ चीजें भारत के संदर्भ में की जा सकती हैं। या फिर जैसे मैंने कहा कि सत्रों का आयोजन से हो सकता है, या फिर न्यायिक जो हम कह सकते हैं बेंच को लेके। तो सारी बातों में यह है कि भारत जापान की प्रेरणा मौलिक रूप से अलग है। एक तरफ आपदा की बात हो रही है, दूसरी तरफ जो भारत में दिल्ली के संदर्भ में बात होती है राजधानी की, वहां पे जो मांगे उठती हैं वो ज्यादातर राजनीतिक या फिर प्रशासनिक कारणों की वजह से ज्यादा उठती हैं। फिर दूसरी तरफ हम देखें तो सफल राजधानी जो बदलाव है ब्राजील, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया कर चुका है। तो पर्याप्त इच्छा शक्ति हो, फंडिंग हो, और एक होता है ना कि सबसे बात हो, जैसे कि बहुत ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें, जितने ज्यादा लोग सहमत होंगे उतना बेहतर आउटपुट मिलेगा। और भारत में बहस अभी अकादमिक और नीतिगत विमर्श तक है। ऐसा कुछ प्रावधान लाने का, ऐसा कुछ कानून बनने का अभी दूर दूर तक कुछ नहीं दिखता है। तो जापान का मॉडल पूर्ण शिफ्ट वैसे भी नहीं है। जापान भी ऐसा नहीं कि अपनी राजधानी बदल रहा है, बस वो बैकअप के रूप में रख रहा है, जरूरत पड़ेगी तो। और आगे की बात देखना होगा कि भारत में आगे क्या कुछ ऐसा होगा, विकेंद्रीकरण देखने को मिलेगा, वो आने वाले समय ही हमें बताएगा। फिलहाल के लिए इतनी ही बातें थी। अब एक जरूरी बात कि आप इस सवाल का जवाब जरूर दें, क्योंकि जब आप जवाब देते हैं तो यकीन मानिए हमें और बेहतर करने की प्रेरणा सच में मिलती है।
नानकाई गर्त जिसके कारण जापान में बड़े भूकंप की आशंका जताई जाती है, मुख्यतः किन दो टेक्टोनिक प्लेटों के टकराव से बना? ए प्रशांत प्लेट और उत्तर अमेरिकी प्लेट, और बी फिलीपीन सागर प्लेट और यूरेशियन प्लेट, और सी भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट, और डी अफ्रीकी प्लेट और अरेबियन प्लेट। तो इस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा, क्योंकि जब आप जवाब देते हैं तो हमें और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। और एक महत्वपूर्ण जानकारी कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि यूपीएससी की तैयारी आपकी जीएस की कंप्लीट हो जाए, जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों में काम आए, और आपकी सारी तैयारी बेसिक से लेके एडवांस तक, यानी कि हर चीज आप समझ पाए, तथ्यों को भी समझ पाए, कॉन्सेप्ट को भी समझ पाए, तो उसके लिए एक खास कोर्स है आईएएस जीएस फाउंडेशन कोर्स। अब ये आईएएस जीएस फाउंडेशन कोर्स की खास बात क्या है कि दिल्ली में जो क्लासेस होती हैं, जो करोल बाग में क्लासेस होती हैं, जो नोएडा में होती हैं, चाहे हिंदी या इंग्लिश में, वही क्लासेस आपको मिलेंगी, लाइव में मिलेंगी, ऑनलाइन में मिलेंगी। तो इसका फायदा ये होगा कि आप दिल्ली वाली क्लासेस कर पाएंगे, और ये सब कुछ क्लासेस आपको 3 साल तक वैलिडिटी के साथ मिलेंगी। आप जितनी बार दृष्टि लर्निंग ऐप पे चाहें उतनी बार क्लासेस को देख सकते हैं। और उसके साथ ही एक बड़ी बात यह है, स्टडी मटेरियल हार्ड कॉपी में आपके घर पहुंचाया जाएगा, टेस्ट सीरीज भी मिलेंगी प्रीलिम्स और मेंस की, और इसके साथ में एकेडमिक सपोर्ट मिलेगा, डाउट सॉल्विंग सेशन भी मिलेंगे। और ये सब कुछ दृष्टि लर्निंग ऐप में है। इसका फायदा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है, कमेंट बॉक्स में है, वहां से उठा सकते हैं, या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर। नंबर है 8750187501। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।